गेन कर लेते हो, उस वक्त आप ऐसे क्वेश्चन सोच भी पाओगे खुद से। देखो भाई क्या कह रहा है, रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स ए एंड बी इज परपेंडिकुलर टू ए। ठीक है, देखो हमारे पास तीन वेक्टर्स के बारे में बात किया गया है, रिजल्टेंट वेक्टर, ए वेक्टर और बी वेक्टर, तीन वेक्टर्स के बारे में बात की गई है। कहा है कि जो रिजल्टेंट है वो ए के परपेंडिकुलर है। तीन वेक्टर्स हैं ए बी और आर। ए बी और आर हमेशा इस तरीके से ट्रायंगल बनाते हैं, ये ए वेक्टर, ये बी वेक्टर और ये आर वेक्टर, हमेशा ऐसे ट्रायंगल बनता है ना। कहा गया है कि नहीं, ये जो रिजल्टेंट है ये ए के परपेंडिकुलर, मतलब ये वाला एंगल 90 डिग्री। ओके, तो अभी तो इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। एंड द रिजल्टेंट हैज हाफ द मैग्नीट्यूड ऑफ बी, और इसका मैग्नीट्यूड इससे आधा है। तो मेरे को इस ट्रायंगल को कुछ ऐसे चेंज करना है कि ये वाला जो एंगल है 90 डिग्री हो जाए। तो मैंने किया, ये मेरा ए वेक्टर, आर वेक्टर को इसके परपेंडिकुलर डालना पड़ेगा, तो ये रहा आर वेक्टर और ये रहा मेरा बी वेक्टर। ये मैंने डायग्राम बना लिया। ठीक है बेटा, आर वेक्टर ए वेक्टर के परपेंडिकुलर है और ये बी वेक्टर, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू आर वेक्टर, राइट। ये आपका ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन लग रहा है। कोई दिक्कत है इसमें? ये दोनों वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर है, ये तो डायग्राम में बन गया। अब बोला गया कि एंड द रिजल्टेंट हैज हाफ द मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर, मतलब आर का मैग्नीट्यूड बी का आधा है। वी नीड टू फाइंड एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। ओके, तो मुझे इस ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में एंगल बताना है, अगर ये आर बी से आधा है। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले तो एंगल ये वाला होगा थीटा, ये थीटा मुझे निकालना है। ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल यही वाला होगा ना, सोच लो जरा, एक बार सोच के बताओ। अंदर वाला नहीं होगा, बाहर वाला होगा। क्यों? टेल से टेल मैच करना होगा। तो ए को उठाकर ए की टेल को यहाँ रखो, ए ऐसे आ जाएगा, है ना। तो ये वाला एंगल बनेगा। ठीक, तो ये मेरे को एंगल निकालना है। तो मैंने इसके लिए बोला लेट्स कॉल दिस एंगल एज अल्फा, देन थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस अल्फा। मुझे अल्फा निकालना है। अब मेरे पास ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें ये वाली साइड आर है, ये वाली साइड बी है। मतलब इस एंगल अल्फा के अपोजिट साइड आर है और हाइपोटेन्यूस बी है। तो इसलिए मैं लिख सकता हूँ साइन अल्फा इज इक्वल टू आर बाय बी, एंड आर कितना है, बी बाय टू, सो दिस इज इक्वल टू बी बाय टू अपॉन बी, दैट इज इक्वल टू 1/2। दिस इम्प्लाइज अल्फा इज इक्वल टू 30 डिग्री, और अल्फा 30 डिग्री है, सो थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस अल्फा इज इक्वल टू 150 डिग्री हो जाएगा। ये आपके क्वेश्चन का पूरा सोल्यूशन है। कोई दिक्कत है इसमें? नो सर। ठीक है, चलो। अच्छा, दूसरी चीज, एक बात और मैं बता दूं, कुछ दो लोगों ने मुझसे डाउट पूछा था एक ही जैसा, मोशन इन 1D से रिलेटेड है। सिंपल सा क्वेश्चन था कि सिचुएशन ऐसी थी, मुझे एग्जैक्टली क्वेश्चन तो याद नहीं है, दोनों के क्वेश्चन में दोनों लोगों ने जो डाउट पूछा, दोनों की सिचुएशन ऐसी थी कि एक बिल्डिंग है जिसकी हाइट h है, इसके टॉप से एक बॉल को ऊपर फेंका गया वेलोसिटी u से, ये बॉल ऊपर जाके ऐसे नीचे आती है। आपसे पूछा गया था, जैसे फॉर एग्जांपल मुझे हल्का हल्का याद आ रहा है कि ये u की वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड थी, और बोला कि 5 सेकंड में ये जमीन पे पहुंच जाता है। तो हाइट की वैल्यू ये हाइट h कितना होगा बिल्डिंग का, ये पूछा गया। ठीक है, अब इसमें कई स्टूडेंट, मतलब दोनों, जिन दोनों ने मुझसे डाउट पूछा था, दोनों से मैंने बोला कि आप सॉल्व अटेम्प्ट कैसे कर रहे हो, तो उन्होंने बताया कि सर यहाँ से यहाँ का देखा, फिर यहाँ से वापस यहाँ का देखा, फिर यहाँ से यहाँ का देखा। एक ने बोला यहाँ से यहाँ तक का देखा, फिर सर यहाँ से यहाँ तक का देखा। दूसरे ने बोला सर यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ। देखो भाई, जिसने पॉइंट ए से पॉइंट बी तक का मोशन एक बार कंसिडर किया, बी से सी का मोशन फिर कंसिडर किया, वो तो फिर भी ठीक है। लेकिन जिसने ए से बी कंसिडर किया, फिर बी से ये वाला पॉइंट डी कंसिडर किया, फिर डी से सी कंसिडर किया, वो तो परेशानी हो जाएगा एकदम। ठीक है, समझदार आदमी सर इस क्वेश्चन, 75 मीटर आ रहा है अरे हाँ आंसर। बेटा, मुझे मालूम, आंसर मुझे पता है। इस समझदार आदमी इस पूरे मोशन को एक साथ ही कंसिडर करेगा, बोलेगा यहाँ से मेरा मोशन शुरू हुआ ए से और सी पर खत्म हो गया।
क्योंकि पूरे मोशन के दौरान एक्सेलरेशन कांस्टेंट ही है नीचे की तरफ जी। तो मैं बोलूंगा ऊपर की तरफ प्लस डायरेक्शन, नीचे की तरफ माइनस डायरेक्शन। तो इनिशियल वेलोसिटी यू कितना हो जाएगा बेटा, +10 मीटर पर सेकंड। एक्सेलरेशन पूरे मोशन के दौरान नीचे ही है, इसलिए -g, दैट इज इक्वल टू -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्योंकि पार्टिकल ऊपर जाके फिर नीचे आया, अल्टीमेटली ए से सी गया, डिस्प्लेसमेंट ऊपर से नीचे हुआ है, इसलिए डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू नीचे हुआ तो -h। टाइम आपको दे रखा है 5 सेकंड्स, आपको ये h बताना है। तो आप यहाँ पे कौन सी इक्वेशन यूज करोगे, s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो -h इज इक्वल टू यूटी मतलब 10 इंटू 5 प्लस हाफ ए टी स्क्वायर मतलब -1/2 इंटू 10 इंटू टी स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर। आप क्लियरली से सॉल्व करोगे तो विल गेट h इज इक्वल टू 75 मीटर्स। ये आपका आंसर होगा। सॉरी, यहाँ पर इस तरीके से आपका h इज इक्वल टू 75 मीटर आएगा। ठीक है, ये एकदम बेसिक क्वेश्चन, एकदम इजी क्वेश्चन है। ठीक ठीक, इसमें कुछ गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, मतलब इसमें कोई मोशन को तोड़ने की जरूरत नहीं है। मोशन को तोड़ने की जरूरत आपको तब तक नहीं पड़ेगी जब तक आपसे मैक्सिमम हाइट ना पूछा जाए, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल ना पूछा जाए। जब तक सिर्फ डिस्प्लेसमेंट और टाइम और एक्सेलरेशन के बारे में बात हो रही है, तब तक आपको मोशन को तोड़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है बेटा, चलो। तो अब हम आगे की पढ़ाई शुरू करते हैं आज की क्लास में, जो आगे से पढ़ना था हमें। हम लोग लास्ट क्लास में एक्स वाई जेड तीनों एक्सिस में या 3D में वेक्टर के कंपोनेंट करना सीख रहे थे। मैंने आपको इसमें कंपोनेंट का मीनिंग समझाया समझाया था, डायरेक्शन एंगल समझाए थे और डायरेक्शन कोसाइन से समझाए थे। मैंने ये भी बताया था कि cos स्क्वायर थीटा 1 प्लस cos स्क्वायर थीटा 2 प्लस cos स्क्वायर थीटा 3 की वैल्यू 1 होती है, जहां थीटा 1 थीटा 2 थीटा 3 आर डायरेक्शन एंगल्स, cos थीटा 1 cos थीटा 2 एंड cos थीटा 3 आर डायरेक्शन कोसाइंस। तो डायरेक्शन कोसाइंस के स्क्वायर का सम यूनिटी होता है, ये हमने देखा था। इसका प्रूफ मैंने नहीं बताया था, क्योंकि सॉरी, प्रूफ मैंने बताया था कि नहीं बताया, मेरे ख्याल से बताया होगा ना, नहीं बताया था। ओके, देखो 3D में भी आप अगर आपके 3 कंपोनेंट है वेक्टर के, उस केस में भी आपका जो ए का मैग्नीट्यूड होता है वो अंडर रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस, बताया था मैंने, ए इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर होता है। ठीक है, अगर आप इस इक्वेशन में ए एक्स की वैल्यू इतनी, ए वाई की वैल्यू इतनी और ए जेड की वैल्यू इतनी डाल दोगे तो यू विल गेट cos स्क्वायर थीटा 1 प्लस cos स्क्वायर थीटा 2 प्लस cos स्क्वायर थीटा 3 इज इक्वल टू 1। ये ऑटोमेटिकली आ जाएगा अगर आप ये तीनों वैल्यूज यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दोगे तो। ठीक है, तो ये सब हम लोग लास्ट क्लास में देख चुके हैं। फिर हम लोगों ने एक वेक्टर के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर लिखना सीखा, हम लोगों ने एक वेक्टर के अलॉन्ग दूसरा वेक्टर भी लिखना सीखा। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं ये दोनों, लास्ट क्लास के एंड में हुए थे। इसको ध्यान से एक बार और रिवाइज कर लीजिएगा सब लोग। ठीक है बेटा, नाउ हमारे पास अगला क्वेश्चन ये है कि अ ब्लॉक इज प्लेस्ड ऑन अ स्मूथ इंक्लाइन ऑफ इंक्लिनेशन थीटा एज शोन इन फिगर, वी नीड टू फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ दिस ब्लॉक। ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट आपके क्लास 9th के यूज करेंगे, थोड़े बहुत वेक्टर यूज करेंगे, या यूं कहना चाहिए असली में ये जो क्वेश्चन है ये अगले चैप्टर का है, जब हम फोर्स पढ़ लेंगे उसके बाद का। पर अभी हम इसे एक बार, जो हमें हल्का फुल्का आइडिया है फोर्स के बारे में, जो हल्का फुल्का आइडिया है न्यूटन लॉस के बारे में, उसका यूज करके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। वो हल्का फुल्का आइडिया जो आप क्लास 9th में लेकर आए हो। फिर देखो, एमजी के कंपोनेंट्स कर सकते हैं। हाँ वही करेंगे बेटा। देखो क्या होगा बेटा कि इस पर अर्थ नीचे फोर्स लगाएगा, कितना, अगर मैं इसका मास m मान लूं तो नीचे फोर्स लगाएगा अर्थ mg। ठीक है, ये फोर्स अर्थ लगा रहा होगा। अब क्या होगा, ये ब्लॉक नीचे तो सीधे जा नहीं सकता क्योंकि इंक्लाइन प्लेन पे अटका हुआ है, ये अगर फिसलेगा तो इसी डायरेक्शन जाएगा, अगर इसका एक्सेलरेशन जब भी होगा इसी डायरेक्शन में आएगा। ठीक है, तो
इस डायरेक्शन में इसके पास एक्सेलरेशन क्यों आएगा? क्योंकि mg के 2 कंपोनेंट होंगे, एक होगा आपके इंक्लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, एक होगा इंक्लाइन प्लेन के अलोंग, ठीक? अब देखो अगर ये वाला एंगल थीटा है, तो ये वाला एंगल भी थीटा होगा, देख सकते हो सब लोग? सॉरी ये वाला नहीं, गलत बोल गया। ये वाला एंगल भी थीटा होगा, कैसे देख लो? ये थीटा, ये 90 डिग्री, तो ये कितना हो गया 90 डिग्री माइनस थीटा, ठीक है? ये कितना हो गया 90 डिग्री माइनस थीटा, तो इसलिए ये वाला एंगल हो गया थीटा। अब देखो क्या होगा, नीचे mg लग रहा है, इसके 2 कंपोनेंट करने हैं। एक कंपोनेंट मैं कर रहा हूँ इंक्लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, एक कर रहा हूँ इंक्लाइन प्लेन के अलोंग। इंक्लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो कंपोनेंट है वो थीटा के साथ वाला कंपोनेंट है, इसलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा कंपोनेंट cos थीटा वाला आ जाएगा, तो ये हो जाएगा mg cos थीटा। क्या सिखाया था? ए वेक्टर का कंपोनेंट थीटा के साथ वाला क्या आ जाएगा? a cos थीटा, और दूसरा वाला क्या हो जाएगा? a sin थीटा। तो mg का कंपोनेंट mg cos थीटा इधर, mg sin थीटा इधर। अब देखो ये जो mg sin थीटा है इसी की वजह से मोशन होगा। mg cos थीटा को एक दूसरा फोर्स बैलेंस कर देगा। वो फोर्स आपका इंक्लाइन प्लेन लगाएगा अपने नॉर्मल डायरेक्शन में। इस फोर्स का नाम ही है नॉर्मल फोर्स, ठीक है? एक्चुअली में क्या हो जाएगा, नॉर्मल फोर्स इस mg cos थीटा को बैलेंस कर देगा, इसलिए इंक्लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कोई मोशन नहीं होगा। जो भी मोशन होगा इंक्लाइन प्लेन के अलोंग होगा। अब अगर आप देखो जरा ध्यान से, तो इंक्लाइन प्लेन के अलोंग फोर्स लग रहा है mg sin थीटा और इसका एक्सेलरेशन है a। इसलिए मैं कह सकता हूँ कि mg sin थीटा जो फोर्स होता है दैट इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। दिस इंप्लाइज एक्सेलरेशन इज इक्वल टू g sin थीटा। ये आपका आंसर है। किसी को कोई शंका इस क्वेश्चन में? किसी को कोई संकोच, किसी को कोई दिक्कत, किसी को परेशानी, समस्या, कुछ भी हो बता दो। सर प्लेन फ्रिक्शनलेस है। हाँ, प्लेन फ्रिक्शनलेस है, अज्यूम करना। लिखा तो है ऑन अ स्मूथ इंक्लाइन। देखो हमारे फिजिक्स के क्वेश्चन में अगर स्मूथ लिख दिया मतलब फ्रिक्शन नहीं है, ठीक है? कोई दिक्कत है इसमें? फटाफट कॉपी कर लो। कॉपी हो गया? आगे बढ़ रहा हूँ। एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स इन कंपोनेंट फॉर्म। कंपोनेंट फॉर्म में वेक्टर्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे ये देखना है। तो सीधा से एक एग्जांपल दे रखा है। ए वेक्टर इज इक्वल टू 4i कैप प्लस 3j कैप माइनस 2k कैप, बी वेक्टर इज इक्वल टू इतना, सी वेक्टर इज इक्वल टू इतना। हमें ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बताना है, ए वेक्टर माइनस सी वेक्टर बताना है, और बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर प्लस ए वेक्टर बताना है, ठीक है? तो शुरू करते हैं। देखो भाई, वेक्टर एडिशन या सब्ट्रैक्शन जब कंपोनेंट फॉर्म में हो तो ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। जैसे आप पोलिनोमियल ऐड सब्ट्रैक्ट करते हो वैसे ही वेक्टर्स को भी ऐड सब्ट्रैक्ट कर लोगे। फॉर एग्जाम्पल कभी आपको 4x प्लस 3y माइनस 2x प्लस 5y करना हो तो क्या करोगे? एक्स वाले में से एक सब
सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो 4x माइनस 2x इज 2x, y में से y सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो 3y माइनस 5y इज माइनस 2y, आंसर। ठीक है, बिल्कुल उसी तरीके से आप यहाँ पे भी सब्ट्रैक्शन कर सकते हो जैसे आप पॉलिनोमियल में सब एडिशन सब्ट्रैक्शन करते हो। तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर करना है, ए वेक्टर में 4i कैप है, बी वेक्टर में 2i कैप है, क्या हो जाएगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर में दिस इज इक्वल टू, एक काम करते हैं लिख लेते हैं, ए वेक्टर इज इक्वल टू 4i कैप प्लस 3j कैप माइनस 2k कैप, बी वेक्टर कितना है 2i कैप प्लस 6j कैप माइनस 4k कैप। हमें दोनों वेक्टर्स को ऐड करना है, तो कुछ नहीं, इसको इन दोनों को ऐड करो, क्या आया ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू 6i कैप प्लस 9j कैप माइनस 6k कैप। समझ में आया कि नहीं आया? फिर से ए वेक्टर माइनस सी वेक्टर लिखना, तो ए वेक्टर लिखा ए वेक्टर इज इक्वल टू 4i कैप प्लस 3j कैप माइनस 2k कैप, और सी वेक्टर इज इक्वल टू आई कैप प्लस जे कैप। मुझे ए वेक्टर माइनस सी वेक्टर करना है, सब्ट्रैक्ट करने के लिए क्या करोगे, यहाँ पे साइन चेंज करोगे, माइनस माइनस हो जाएगा, तो ए वेक्टर माइनस सी वेक्टर इज इक्वल टू 4i कैप माइनस जे कैप इज 3j कैप, 3j कैप सॉरी 4i कैप माइनस आई कैप इज 3i कैप, 3j कैप माइनस जे कैप इज प्लस 2j कैप, और यहाँ पे कुछ है नहीं तो माइनस 2k कैप। बिल्कुल सिमिलर तरीके से फटाफट ये सॉल्व करके बताइए मेरे को, ये वाला फटाफट सॉल्व करके दिखाइए, आंसर बताइए। चलो क्या आया 5i कैप प्लस 8j कैप माइनस 6k कैप। ठीक है, सब लोग खुद से ट्राई करेंगे, मैं नहीं बताऊंगा। अच्छा एक काम और करते हैं, यहां से मुझे बताओ तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा? रूट 153। यस सर। Yes, sir. कैसे करेंगे, अंडर रूट ऑफ 6 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर। ध्यान रखिएगा यहाँ माइनस 6k कैप है फिर भी प्लस 6 स्क्वायर ही आएगा, क्योंकि स्क्वायर होके तो माइनस 6 भी प्लस 6 माइनस 6 भी का स्क्वायर लिखो चाहे प्लस 6 का स्क्वायर लिखो, बात बराबर रहेगी ना। सो दिस इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 3 स्क्वायर तो कॉमन आ गया, यहाँ बचा 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 3 बाहर आ गया, 17। अंडर रूट ऑफ 9 प्लस 3 रूट 17, क्या रहा है 3 रूट 17, ये आपका आंसर है। अंडर रूट ऑफ 153 भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा स्केलर प्रोडक्ट, ये बेसिकली मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स। तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स दो तरीके से होते हैं, एक होता है वेक्टर प्रोडक्ट, एक होता है स्केलर प्रोडक्ट।
पहले हम लोग पढ़ेंगे स्केलर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट का एक और नाम होता है डॉट प्रोडक्ट। क्यों होता है ऐसा नाम? क्योंकि इसको हम, यहाँ ठीक से दिख नहीं रहा होगा आप लोगों को, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं। देखो, अगर आपको दो नंबर्स मल्टीप्लाई करने हैं एक्स और वाई, तो उसके आपके पास अलग अलग सिंबल होते हैं। एक्स सिंपली एक्स वाई लिख देते हो आप, कई बार मल्टीप्लिकेशन रिप्रेजेंट करने के लिए डॉट भी यूज करते हो, और कभी कभार आप सीधे सीधे एक्स इंटू वाई ऐसे लिखते हो, है ना। तो वेक्टर में ये कोई प्रेजेंटेशन नहीं होता। एक प्रेजेंटेशन होता है ये वाला और एक प्रेजेंटेशन होता है ये वाला, जब वेक्टर लगता है। इसको हम लोग डॉट प्रोडक्ट कहते हैं या फिर स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं। इस तरीके से हम लोग वेक्टर प्रोडक्ट को या फिर क्रॉस प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करते हैं। पर फिलहाल हम इंटरेस्टेड हैं स्केलर प्रोडक्ट में या फिर डॉट प्रोडक्ट में। अब सुनने में लगेगा स्केलर प्रोडक्ट का मतलब दो स्केलर मल्टीप्लाई हो रहे हैं। नहीं, स्केलर प्रोडक्ट में भी दो वेक्टर्स ही मल्टीप्लाई होते हैं। पर फिर इसको स्केलर प्रोडक्ट क्यों कहते हैं? क्योंकि मल्टीप्लाई होने के बाद स्केलर मिलता है। स्केलर प्रोडक्ट दो वेक्टर्स का ऐसा प्रोडक्ट है सच दैट मल्टीप्लिकेशन के बाद हमें स्केलर मिले। जैसे ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या होता है? स्केलर होता है, इसलिए इसका नाम स्केलर प्रोडक्ट रखा गया है। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? देखिए, मान लेते हैं ये मेरे पास एक ए वेक्टर है, ये दूसरा वेक्टर है बी वेक्टर, दोनों के बीच में एंगल है थीटा। ठीक है, दोनों के बीच का एंगल है थीटा। तो स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट इज डिफाइंड एज ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। ये डेफिनेशन है। क्या डेफिनेशन है? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। ठीक है, कोई दिक्कत है इसमें? अब इसको समझते हैं एक बार कि ये कहना क्या चाहता है। इसको समझने के लिए मैं थोड़ा अलग बना रहा हूँ। यहाँ पे डायग्राम उतना अच्छा नहीं है जिसमें कुछ चेंज करके मैं ठीक से बता पाऊँ। यहाँ तक तो कॉपी कर लिया होगा कर लिया होगा आप लोगों ने कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज ए स्केलर एंड इट इज गिवन बाय ए बी कॉस थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। अब देखिए, मान लेते हैं कि मेरे पास ये एक वेक्टर है ए वेक्टर, और ये एक दूसरा वेक्टर है बी वेक्टर। दोनों के बीच में एंगल थीटा है। ठीक है, तो फिर ऐसे में ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर होता तो है ए बी कॉस थीटा। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर होता क्या है? ए बी कॉस थीटा। पर अब हम इसका मीनिंग समझना चाहते हैं कि इसका मतलब है कि आखिरकार हम किस चीज को मल्टीप्लाई कर रहे हैं जो ए बी कॉस थीटा आ गया। तो इसको समझने के लिए हमने एक काम किया, इस बी वेक्टर के दो कंपोनेंट किए। एक कंपोनेंट किया आपके ए वेक्टर के अलोंग, ये वाला कंपोनेंट, और एक कंपोनेंट किया इस ए वेक्टर के परपेंडिकुलर। दो कंपोनेंट हो गए, एक ए वेक्टर के अलोंग और एक ए वेक्टर के परपेंडिकुलर। ठीक है, मतलब कहने का मतलब, अगर आप एक ए वेक्टर के अलोंग एक्स एक्सिस मान लो, उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वाई एक्सिस मान लो, तो हमने दो कंपोनेंट कर लिए, जिसमें एक कंपोनेंट ए वेक्टर के अलोंग है, दूसरा कंपोनेंट बी वेक्टर के, सॉरी, ए वेक्टर के परपेंडिकुलर है। तो क्योंकि हमें कंपोनेंट करना आता है, हम सीधे कह सकते हैं कि बी वेक्टर का ये वाला कंपोनेंट बी कॉस थीटा हो जाएगा, और बी वेक्टर का दूसरा कंपोनेंट बी साइन थीटा हो जाएगा। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर ए बी कॉस थीटा होता है। इसका मतलब क्या होता है? दिस इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाइड बाय कंपोनेंट ऑफ बी वेक्टर along ए वेक्टर, ए मल्टीप्लाइड बाय कंपोनेंट ऑफ बी वेक्टर along ए वेक्टर। अब देखो, इसी को अंग्रेजी में अलग भी लिखा जाता है, मीनिंग सेम है, बोलने का तरीका अलग है। ए मल्टीप्लाइड बाय प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए।
तो आप बोलोगे सर इस प्रोजेक्शन का क्या मतलब होता है? तो देखो ये कहना ये चाहता है कि अगर ऊपर सन हो, मैंने सन को इलिप्टिकल बना दिया, चिंता ना करें, मैं सिर्फ ये चाहता था कि जो सनलाइट है वो ए वेक्टर के परपेंडिकुलरली आए। तो ऐसे में बी वेक्टर का शैडो बनेगा ए वेक्टर के ऊपर। तो बी वेक्टर की शैडो की कितनी लेंथ ए के ऊपर है उसको कहते हैं बी का प्रोजेक्शन ऑन ए, दैट इज सेम एज कंपोनेंट ऑफ बी अलोंग ए। तो ए वेक्टर और बी वेक्टर क्या होता है? ए बी कॉस थीटा दैट इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाइड बाय कंपोनेंट ऑफ बी अलोंग ए। ओके, इसको मैं उल्टा भी कर सकता हूं, दिस इज ऑल्सो इक्वल टू बी मल्टीप्लाइड बाय कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी। ऐसे भी ए वेक्टर डॉट डॉट बी वेक्टर लिखा जा सकता है। इसको भी मैं एक बार डायग्राम में क्लियर करने की कोशिश करता हूं। मान लो ये वेक्टर है मेरा ए वेक्टर और ये दूसरा वेक्टर है बी वेक्टर, दोनों के बीच का एंगल है इस तरीके से थीटा। तो अब मैं क्या करूंगा, मैं बी के लॉन्ग अपनी एक्सिस मान लूंगा एक, और बी के परपेंडिकुलर दूसरी एक्सिस मान लूंगा। आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे सर ऐसे कैसे, एक्सिस टेढ़ी थोड़ी ना होती है, एक्सिस तो सीधी सीधी होती है। तो मेरा जवाब क्या होगा, एक्सिस आप सिलेक्ट करते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है या हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम एक्सिस को कैसे लेते हैं। मैंने इधर लेट से एक्स एक्सिस ले लिया, इधर लेट से वाई एक्सिस ले लिया, ऐसा हो सकता है। बस आप में से कोई मुझे बताएगा कि इस केस में जेड एक्सिस किस डायरेक्शन में होगा, तो मुझे मजा आ जाएगा अगर आप लोग सही आंसर दे दोगे तो। ये मैंने एक्स एक्सिस लिया, ये मैंने वाई एक्सिस लिया, तो बताइए जेड एक्सिस किधर होगा? ए वेक्टर के अपोजिट में। ए वेक्टर के अपोजिट में बिल्कुल गलत है, सरासर एकदम वाहियात आंसर। आउटसाइड द पेज, हाँ, आउटसाइड द पेज। आउटसाइड द पेज भी गलत है, आंसर होगा इनसाइड द पेज। क्यों? क्योंकि सबसे पहले तो जो आपका जेड एक्सिस होगा वो एक्स एक्सिस के भी परपेंडिकुलर होगा, वाई एक्सिस के भी परपेंडिकुलर होगा। ऐसे सिर्फ दो ही डायरेक्शन पॉसिबल है इस केस में, एक पेज के बाहर की तरफ और एक पेज के अंदर की तरफ। बाहर वाले डायरेक्शन को हम लोग इस तरीके से डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, अंदर वाले डायरेक्शन को इस तरीके से क्रॉस से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो जो जेड एक्सिस होगा वो अंदर की तरफ होगा। क्यों अंदर होगा? क्योंकि डायरेक्शन कैसे मिलेगा, राइट हैंड थंब रूल से। आप अपने फिंगर्स को रखोगे एक्स एक्सिस की तरफ सच दैट कि वो फोल्ड होकर वाई एक्सिस की तरफ जाए, ऐसे में थंब अंदर की तरफ पॉइंट करेगा। देखो इस इसमें बताना थोड़ा मुश्किल है, बट यूँ समझ लो मैंने कुछ एक सेकंड रुक जाओ बेटा, समझ ही नहीं आ रहा। हाँ, ये ऐसे है। हम्म, देखो यही है ना, हम्म, ये स्केल मेरा एक्स एक्सिस की तरफ है और पेन वाई एक्सिस की तरफ है, राइट? ऐसा ही है ना? ऐसा ही है ना, स्केल एक्स एक्सिस की तरफ है और पेन वाई एक्सिस की तरफ है। ठीक है, तो ऐसे में मेरा जो जेड एक्सिस का डायरेक्शन होगा वो एक्स, वो तो ऐसे मिलेगा कि अगर मैं एक्स एक्सिस की तरफ अपनी उंगली रखूं सच दैट वो फोल्ड होके वाई एक्सिस की तरफ आए, तो अंगूठा देखिए आपसे दूर की तरफ पॉइंट कर रहा है, इसलिए जेड एक्सिस दूर की तरफ होगा। बाहर आने के लिए एक्स एक्सिस को पेन की तरफ होना पड़ता है, जेड और वाई एक्सिस को स्केल की तरफ होना पड़ता है। तो उस केस में अंगूठ आप मतलब बेसिकली खुद के हाथ से करके ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। यहाँ पे वीडियो में ये चीज़, ये एक चीज़ बताने में बहुत मुश्किल है वीडियोज़ में। ठीक है, तो थोड़ा सा कोशिश करके खुद से देखेंगे
राइट हैंड थंब रूल लगा के आप देखेंगे, राइट हैंड थंब रूल आप लोगों ने पढ़ा था ना क्लास 10th में? Yes, sir. Direction of current हाँ, or magnetic. बस वैसा ही है, बस इसमें क्या करना है, फिंगर्स को रखोगे एक्स एक्सिस की तरफ, सच दैट जब फिंगर्स फोल्ड हो तो वाई एक्सिस की तरफ जाएं। ऐसे में आपका थंब जिस डायरेक्शन में आएगा दैट विल बी द डायरेक्शन ऑफ जेड एक्सिस। आप चाहो तो अपने मोबाइल की स्क्रीन पे या कंप्यूटर स्क्रीन पे ये काम करके देख सकते हो। यू विल फाइंड कि जो डायरेक्शन आएगा वो आपकी स्क्रीन के अंदर की तरफ आएगा। यहाँ पर जो डायरेक्शन आएगा जेड एक्सिस का वो अंदर की तरफ आएगा। खैर इस पर्टिकुलर केस में मैं वो चीज़ नहीं पढ़ा रहा था, मैं पढ़ा रहा था आपको डॉट प्रोडक्ट। तो मैं कहूँगा इस एक्स और वाई एक्सिस के अलॉन्ग मैं इस ए वेक्टर के कंपोनेंट करता हूँ। तो कंपोनेंट कैसे आएंगे? एक कंपोनेंट तो ए वेक्टर का हो जाएगा एक्स एक्सिस के अलॉन्ग इतना, दिस इज one component and other component will be along y axis like this. Now this is a vector, this is theta, so this will be equal to a cos theta and the other component will be equal to a sin theta. So clearly आप देख सकते हो कि ab cos theta is nothing but b into a cos theta, that is b into component of a along b. b multiplied by component of a along b is the dot product a vector dot b vector. ठीक है, तो ये चीज कॉपी कर लीजिए फटाफट सब लोग, फिर आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ता हूँ। अच्छा, पहले कोई मुझे एग्जांपल बताएगा फिजिक्स में कहीं पे डॉट प्रोडक्ट यूज होता है, आपको पता हो ऐसा कोई Sir, एग्जांपल? what? हाँ, What? क्या बोले? Force into displacement करते हैं। वर्क, वर्क में क्या होता है, वर्क इज गिवन बाय एफ एस कॉस थीटा। आप लोगों ने पढ़ा था एफ इंटू एस, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, पर वो गलत था। वो क्या था असली में, वर्क डन इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा था। बेसिकली अगर ये ब्लॉक है जिसपे एक फोर्स लग रहा है एफ और ये डिस्प्लेस हो रहा है इस तरीके से एस वेक्टर से, तो ऐसे में जो वर्क डन बाय दिस फोर्स विल बी गिवन बाय एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर दैट इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा। इसको आप डिस्प्लेसमेंट मल्टीप्लाइड बाय फोर्स अलोंग डिस्प्लेसमेंट भी बोल सकते हो, या फिर फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट अलोंग फोर्स भी कह सकते हो। ठीक है, समझ में आई बात? अब देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ सम स्केलर प्रोडक्ट्स। जो सम प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर प्रोडक्ट, जो स्केलर प्रोडक्ट हमने पढ़ा उसकी कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं फटाफट, जो हमें याद रखनी चाहिए। हमें मालूम है कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा होता है, इसलिए अगर थीटा एक्यूट है, थीटा अगर एक्यूट है तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। दिस इंप्लाइज ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर विल बी पॉजिटिव। बट अगर थीटा ऑब्ट्यूज है then cos theta will be negative, which implies a vector dot b vector is negative. अगर दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल 90 डिग्री से कम है तो डॉट प्रोडक्ट पॉजिटिव होगा, 90 डिग्री से ज्यादा है तो डॉट प्रोडक्ट नेगेटिव होगा। आप बोलोगे सर किसी और क्वाड्रेंट के बारे में क्यों नहीं बात कर रहे हैं? क्योंकि दो वेक्टर्स के बीच में एंगल सिर्फ 0 डिग्री से 180 डिग्री के बीच में ही रह सकता है,
किसी और कोऑर्डिनेट में जा ही नहीं सकता, या तो एक्यूट होगा या ऑब्ट्यूज होगा, राइट हो सकता है ऑब्वियसली, लेकिन -30 डिग्री दो वेक्टर्स के बीच का एंगल कभी नहीं हो सकता। अगला, अगर थीटा 0 डिग्री है मतलब वेक्टर्स पैरेलल है, तो ऐसे में cos थीटा हो जाएगा 1, देयरफॉर a वेक्टर डॉट b वेक्टर इज सिंपली ab। वहीं अगर थीटा 180 डिग्री है, दैट इज एंटी पैरेलल वेक्टर्स हो, तो ऐसे में cos थीटा हो जाएगा -1, विच इम्प्लाइज a वेक्टर डॉट b वेक्टर इज इक्वल टू -ab। अगला पॉइंट, स्केलर प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव। स्केलर प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव मतलब ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। अब कई लोग सोच रहे होंगे सर क्या ये तो हमेशा ही होता है, हर चीज में होता है, एडिशन में होता है, मल्टीप्लिकेशन में होता है, हर जगह होता है, तो सर यहाँ पे भी होगा ही होगा। तो यार देखो, ये आपके डॉट प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी है, हर जगह ये चीज फॉलो नहीं होती। इनफैक्ट अभी हो रही है, क्रॉस प्रोडक्ट में ये ट्रू नहीं होगा। तो क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ेंगे तो देखेंगे कि क्रॉस प्रोडक्ट में ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज नॉट सेम एज बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। बट यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट के लिए चीज ट्रू है कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। नेक्स्ट है स्केलर प्रोडक्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव, दैट इज ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर। मतलब आराम से आप ब्रैकेट ओपन क्लोज वाला फंडा यहाँ पे लगा सकते हो डॉट प्रोडक्ट के लिए। अगला है एसोसिएटिव लॉ ऑफ स्केलर प्रोडक्ट इज नॉट डिफाइंड। क्यों डिफाइंड नहीं है? मतलब मान लीजिए किसी ने लिख दिया ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर, तो इसका कोई मतलब ही नहीं है। क्यों मतलब नहीं है? क्योंकि अगर आपने पहले बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर कर दिया तो ये तो स्केलर हो गया। अब एक वेक्टर का स्केलर के साथ डॉट प्रोडक्ट नहीं हो सकता, इसलिए डिफाइंड ही नहीं है, कहानी खत्म। तीन वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट हो ही नहीं सकता। अच्छा, कॉपी किया था ना सबने? Yes, sir. पक्का सबने कॉपी कर लिया पूरा? अच्छा, आप लोगों का जो वीडियोस जो अपलोड हो रहे हैं ना, उसमें आपका काइनेमेटिक्स और सर्कुलर मोशन तो पूरा अपलोड हो चुका है, ठीक है? मतलब काइनेमेटिक्स उसमें पूरा खत्म हो चुका है, तो उसको एक बार देखते रहिएगा आप लोग, नहीं तो पीछे होते जाओगे। आगे बढ़ रहा हूँ। नाउ फॉर ऑर्थोगोनल वेक्टर्स, ऑर्थोगोनल का मतलब क्या होता है? मैंने बताया था ना पहले भी, क्या होता है ऑर्थोगोनल का मतलब? Perpendicular. Perpendicular. परपेंडिकुलर होता है। तो ऐसे में cos थीटा कितना हो जाएगा? 0। देयरफॉर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या हो गया? 0। ठीक है, इसका यूज पता है हम कब करेंगे? जब भी किसी क्वेश्चन में बोला जाएगा कि प्रूव दैट दिस वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू दैट वेक्टर, वी हैव टू फाइंड देयर डॉट प्रोडक्ट एंड मेक इट इक्वल टू 0। ठीक है, समझ में आई बात? या फिर पूछा जाए कि फाइंड द कंडीशन फॉर विच द टू वेक्टर्स आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, मतलब हमको डॉट प्रोडक्ट करके इक्वल टू 0 करना है। ठीक है बेटा? अच्छा, तो यहीं से आता है फिर। अच्छा सर 90, अगर 90 डिग्री के अलावा कोई और एंगल है तो वो एंगल कैसे निकाला जाएगा? तो उसके लिए ये मेथड है। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या होता है? ए बी कॉस थीटा, दैट मींस कॉस थीटा क्या हो जाएगा? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन ए बी। So this is your method to find angle between two vectors। कभी भी दो वेक्टर्स के बीच में एंगल निकालना हो, जो दो वेक्टर्स आपको कंपोनेंट फॉर्म में दे रखे हैं, मान लेते हैं आपको किसी तरीके से कोई और तरीका भी मालूम है डॉट प्रोडक्ट करने का, जो मैं बताऊंगा आपको, कंपोनेंट फॉर्म में डायरेक्टली डॉट प्रोडक्ट हो जाता है। तो अगर आपको कोई और तरीका मालूम है डॉट प्रोडक्ट करने का, तो ऐसा तो आप उस मेथड से डॉट प्रोडक्ट करिए और उसके बाद ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए, आपको cos थीटा मिल जाएगा। ठीक है, दिस इज हाउ वी फाइंड एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। अच्छा, ये अपन पहली बात कर चुके हैं कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू ए बी cos थीटा, दैट इज ए इनटू बी cos थीटा, दैट इज ए मल्टीप्लाइड बाय कंपोनेंट ऑफ बी अलोंग ए। नेक्स्ट है सेल्फ डॉट प्रोडक्ट। सेल्फ डॉट प्रोडक्ट का मतलब क्या हो गया?
किसी वेक्टर का खुद ही के साथ डॉट प्रोडक्ट, ये क्या हो जाएगा? ए कॉस, क्योंकि दोनों वेक्टर ए वेक्टर ही हैं, दोनों के बीच का एंगल हो जाएगा 0 डिग्री, दैट इज इक्वल टू सिंपली ए स्क्वायर। तो किसी वेक्टर का जो सेल्फ डॉट प्रोडक्ट होता है वो उसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर होता है, ठीक है। फॉर यूनिट वेक्टर्स सेल्फ डॉट प्रोडक्ट कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा, क्योंकि यूनिट वेक्टर्स का यूनिट मैग्नीट्यूड कितना होता है? 1 होता है, इसलिए उसका सेल्फ डॉट प्रोडक्ट 1 का स्क्वायर, दैट विल बी 1। अगर ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स हैं तो देखो, सबसे जैसे ही ऑर्थोगोनल हो गए उनका डॉट प्रोडक्ट कितना हो जाएगा? 0। समझ में आई बात? सेल्फ डॉट प्रोडक्ट कितना, सॉरी, डॉट प्रोडक्ट इज ऑर्थोगोनल वेक्टर्स, मतलब म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स या म्यूचुअली परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट कितना होगा? 0। फॉर एग्जांपल आई कैप डॉट जे कैप, देखिए आई कैप एक्स एक्सिस के लॉन्ग है, जे कैप वाई एक्सिस के लॉन्ग है, इसलिए आई कैप डॉट जे कैप कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। सिमिलरली जे कैप डॉट के कैप कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। के कैप डॉट आई कैप कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। वहीं पिछले वाले में अगर देखा जाए तो आई कैप डॉट आई कैप इज 1, जे कैप dot j cap is simply 1 and k cap dot k cap is also equal to 1। ठीक है बेटा, कॉपी करते जा रहे हो ना सब लोग? नेक्स्ट हमें देखना है डॉट प्रोडक्ट इन कंपोनेंट फॉर्म। हमारे पास दो वेक्टर्स हैं, ए वेक्टर इज इक्वल टू ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप एंड बी वेक्टर इज इक्वल टू बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। वी नीड टू फाइंड कि उनका डॉट प्रोडक्ट कितना होगा। तो डॉट प्रोडक्ट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसकी सारी टर्म्स को इसके सारी टर्म्स के साथ डॉट प्रोडक्ट करेंगे। तो ए एक्स आई कैप का डॉट प्रोडक्ट बी एक्स आई कैप के साथ क्या हो जाएगा? ए एक्स बी एक्स इंटू आई कैप डॉट आई कैप इज 1 प्लस ए वाई जे कैप डॉट, सॉरी, ए एक्स का इसका तो हो गया, फिर ए एक्स आई कैप डॉट बी वाई जे कैप, आई कैप डॉट जे कैप हो गया, म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो गया, डॉट प्रोडक्ट हो गया 0। ए एक्स आई कैप डॉट बी जेड के कैप कितना हो गया डॉट प्रोडक्ट? 0। फिर ए वाई जे कैप डॉट बी एक्स आई कैप, जे कैप और आई कैप डॉट प्रोडक्ट 0। फिर ए वाई जे कैप इंटू डॉट बी वाई जे कैप क्या हो जाएगा? ए वाई बी वाई जे कैप डॉट जे कैप इज 1। सिमिलरली आगे क्या हो जाएगा? ए जेड बी जेड। तो ए वेक्टर डॉट बी ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर कितना हो गया बेटा? ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत है इसमें? कई लोग इसमें जल्दबाजी में गलती करते हैं कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू ए एक्स बी एक्स आई कैप प्लस ए वाई बी वाई जे कैप डॉट ए जेड बी जेड के कैप। ये सरासर गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि आप डॉट प्रोडक्ट करने के बाद आंसर में वेक्टर बता रहे हो, आंसर तो स्केलर होगा ना, स्केलर प्रोडक्ट के बाद। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सिंपली ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड। तो देखिए आपका जो डॉट प्रोडक्ट है दैट इज इवन ईजियर देन मल्टीप्लीकेशन ऑफ, सो देन एडिंग टू वेक्टर्स इन कंपोनेंट फॉर्म। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट में इस वजह से कोई खास दिक्कत लोगों को नहीं आती है क्योंकि बहुत ज़्यादा आसान है। लेकिन हाँ, इस पे क्वेश्चन थोड़े अच्छे बनते हैं। जो भी चीज़ें आसान है फिजिक्स में उस पे क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे बन जाते हैं। ठीक है, तो अभी तो फिर भी आप बच्चे छोटे छोटे क्वेश्चन ही करने होंगे, तो सॉल्व करना शुरू करते हैं। पहला एग्जांपल हमारा कह रहा है कि टू वेक्टर्स दिस एंड दिस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, वी नीड टू फाइंड ए। हमें बताना है कि ए की वैल्यू कितनी होगी। तो हम बोलेंगे अगर p वेक्टर और q वेक्टर परपेंडिकुलर है, दैट मींस p वेक्टर डॉट q वेक्टर इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज, अब दोनों का डॉट प्रोडक्ट करेंगे, इसका ए आई कैप इसका ए आई कैप हो गया ए स्क्वायर प्लस इसका ए जे कैप माइनस 2 जे कैप क्या हो गया? माइनस 2a। फिर इसका क्या होगा? 3 के कैप माइनस के कैप माइनस 3 इज इक्वल टू 0। डॉट प्रोडक्ट किया, दैट इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज a माइनस 2 इंटू
for a minus 3 into a plus 1 equals to 0. This implies a is equal to 3 और a is equal to -1. ये दोनों ही पॉसिबल आंसर इस क्वेश्चन के हैं। ठीक है, कोई दिक्कत है इसमें? नेक्स्ट क्वेश्चन खुद से ट्राई करेंगे। सब लोग ट्राई करेंगे, आंसर देंगे, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। कोई आंसर नहीं दे रहा इसका? एक वेक्टर का दूसरे वेक्टर के अलॉन्ग कंपोनेंट करना नहीं आ रहा आपको? देखो भाई, let's call this vector as a vector and let's call this vector as b vector. अच्छा, इस तरीके से हमने दोनों वेक्टर्स के नाम दे दिए। मुझे इस a वेक्टर का कंपोनेंट b वेक्टर के अलॉन्ग चाहिए। दैट मीन्स अगर मैं डायग्राम बनाऊं, मान लेते हैं ये मेरा a वेक्टर है, ये मेरा b वेक्टर है। मुझे a वेक्टर का कंपोनेंट, अगर दोनों के बीच का एंगल थीटा है, तो मुझे a वेक्टर का ये वाला कंपोनेंट a cos थीटा पता लगाना है ना? तो मैं बोलूंगा, ध्यान दीजिएगा, a वेक्टर डॉट b वेक्टर इज इक्वल टू ए बी cos theta, that is equal to a cos theta into b. यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कि a cos theta is equal to a vector dot b vector upon b. b का मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ b। दिस इज इक्वल टू, अब मुझे a वेक्टर डॉट b वेक्टर की वैल्यू निकालनी है। 3 i कैप इंटू आई कैप, ये क्या हो गया? 3 हो गया, प्लस 4 j कैप 4 अपॉन b का वैल्यू कितना है? अंडर रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इज √2। दिस इज इक्वल टू 7 बाय √2। ये आपका आंसर है। ठीक है, आप लोग सब यहीं हो कि सो गए? को बहुत देर से कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आया। आवाज आ रही है मेरी? यस सर। यस सर। हाँ, देखो भाई,
सबसे पहले हमें ये समझना होगा क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कि आखिरकार निकालना क्या है। निकालना है कंपोनेंट ऑफ दिस वेक्टर अलोंग दिस वेक्टर। तो मैंने उसके लिए अच्छे से इस क्वेश्चन को समझने के लिए मैंने दोनों वेक्टर्स का नाम दे दिया। इसका नाम दे दिया मैंने ए वेक्टर, इसका नाम दे दिया मैंने बी वेक्टर। फिर मैंने वही डायग्राम बनाया जो डॉट प्रोडक्ट में हमेशा बनाता हूँ, इधर ए वेक्टर इधर बी वेक्टर, दोनों के बीच का एंगल थीटा। मुझे निकालना है कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर अलोंग बी वेक्टर, दैट इज ए कॉस थीटा मुझको निकालना है। ठीक है, ए कॉस थीटा निकालने के लिए मैंने क्या बोला, मैंने बोला यार मेरे को ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा पता है। ठीक है, तो लेट्स कॉल इट ए बी कॉस थीटा को मैं ए कॉस थीटा इंटू बी लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता? लिख सकता हूँ। तो ए कॉस थीटा मुझे निकालना है, तो मैंने इसको ब्रैकेट में ले लिया, एक ए कॉस थीटा इंटू बी लिख दिया। तो इस इक्वेशन से मुझे मिला ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू ए कॉस थीटा इंटू बी से मुझे मिला कि ए कॉस थीटा इज इक्वल टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन बी। अब मुझे दोनों वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट करना है। डॉट प्रोडक्ट करने के लिए क्या करते हैं, आई कैप वाले को आई कैप वाले से मल्टीप्लाई करते हैं, जे कैप वाले को जे कैप वाले से मल्टीप्लाई करते हैं, के कैप वाले को के कैप वाले से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो आई कैप वाले को आई कैप से मल्टीप्लाई किया 3, जे कैप वाले को जे कैप से मल्टीप्लाई किया 4, 3 + 4 7 अपॉन बी का मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, इधर 1 आई कैप प्लस 1 जे कैप है, अंडर रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर दैट इज √2। ये हो गया 3 + 7 अपॉन, सॉरी 3 + 4 7 अपॉन √2। यही आपका आंसर है, ए कॉस थीटा की यही वैल्यू है। ठीक है आयुषी? Yes, sir. ओके बेटा, तो आगे बढ़ रहा हूँ, फिर फटाफट कॉपी करो फिर आगे बढ़ूंगा। खत्म, पानी से खत्म। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में वी नीड टू फाइंड एंगल बिटवीन दिस वेक्टर एंड दिस वेक्टर। 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप एंड 12 आई कैप प्लस 5 जे कैप, इन दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल हमें बताना है। क्या करेंगे हम बोलेंगे लेट्स कॉल दिस वेक्टर एज ए वेक्टर एंड दिस वेक्टर एज बी वेक्टर। ठीक है, हमें एंगल बताना है। एंगल बताने के लिए मुझे कॉस थीटा या साइन थीटा निकल जाए तो बता सकता हूँ। तो मैंने बोला कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा होता है। दिस implies cos थीटा इज इक्वल टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन ए बी हो जाएगा। ठीक है, अब मुझे बताइए ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर कैसे निकलेगा? वो निकलेगा 3 आई कैप और 12 जे कैप, मतलब 3 इंटू 12 36 प्लस 4 इंटू 5 20। ये हो गया ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन ए बी। अब ए कितना है, क्लियरली ए इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर 5 एंड बी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर 13। तो नीचे आ जाएगा 5 इंटू 13 दैट इज इक्वल टू 56/65। दिस इम्प्लाइज थीटा इज इक्वल टू, लिखने का तरीका क्या होता है इसका, कॉस इनवर्स 56/65। कॉस थीटा इज इक्वल टू 56/65, तो थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 56/65। ये आपका आंसर होगा। समझ में आया ये वाला?
आगे बढ़ते हैं फिर। अगला एग्जाम्पल देखो, वैसे तो फिजिक्स में इसका कोई महत्व नहीं है इस एग्जाम्पल का, बट मैथ्स में के लिए अच्छा एग्जाम्पल है। और मतलब अगर खुद से सोच पाओ तो आपके थिंकिंग प्रोसेस को इम्प्रूव करने के लिए अच्छा एग्जाम्पल है। और इसके अलावा मैंने एक आधा बार ये क्वेश्चन जो है आप लोगों के स्कूल के असाइनमेंट्स वगैरह में देख रखा है। ठीक है, हालांकि मुझे नहीं पता कि फिजिक्स में ये क्वेश्चन क्यों कराया जा रहा है स्कूल्स में, बट मैंने ये क्वेश्चन देख रखा है इसलिए मैं करा दे रहा हूँ। दूसरी बात, अगर आप खुद से सोच पाओ तो मतलब आपके सोचने के तरीके को इम्प्रूव करने के लिए अच्छा एग्जाम्पल हो सकता है। तो इसलिए कह रहा हूँ एक बार खुद से ट्राई कर लीजिए। 2 मिनट का टाइम दे, 2 मिनट, चलो 4 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, उसके बाद मैं इस एग्जाम्पल को खुद से सॉल्व करूंगा। चलो फिर आगे बढ़ रहा हूँ। अच्छा, अभी 2-4 मिनट हुए नहीं, थोड़ा और ट्राई कर लो चाहो तो। हो गया? अब मैं दिखाता हूँ, अब मैं इसको सॉल्व करके दिखाता हूँ आपको। देखिए, बेसिकली हमें cos ऑफ a प्लस बी का फॉर्मूला डिराइव करना है कि cos ऑफ a प्लस बी इज इक्वल टू cos a cos b माइनस sin a sin b। इसके लिए क्योंकि मुझको
कॉस ऑफ ए प्लस बी की वैल्यू निकालनी है। मैं सोच रहा हूं कि कॉस कैसे आएगा वेक्टर का यूज करके, तो मेरे दिमाग में आया डॉट प्रोडक्ट। मुझे पता है कि अगर मैं दो वेक्टर्स ले लूं, लेट्स से पी वेक्टर डॉट क्यू वेक्टर, ये होता है पी क्यू कॉस थीटा, है ना, जहाँ थीटा क्या है, दोनों के बीच का एंगल। तो अगर किसी तरीके से दोनों के बीच का एंगल में ए प्लस बी बना दूं, तो मैं कॉस ऑफ ए प्लस बी की वैल्यू शायद निकाल पाऊंगा। तो इसके लिए मैंने दो वेक्टर सेलेक्ट किए। एक वेक्टर लिया मैंने ये वाला पी वेक्टर, जो कि एक्स एक्सिस के साथ एंगल ए पर है। दूसरा लिया मैंने ऐसे क्यू वेक्टर, जो कि इस तरीके से एक्स एक्सिस के साथ एंगल बी पर है। तो अब मैं क्लियरली देख सकता हूं कि पी वेक्टर और क्यू वेक्टर के बीच का एंगल ए प्लस बी है। ठीक है, तो मैंने ऐसे दो वेक्टर्स लिए जिनके बीच का एंगल है ए प्लस बी। अब मैंने बोला कि पी वेक्टर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगा पी कॉस ए आई कैप प्लस पी साइन ए जे कैप, और क्यू वेक्टर हो जाएगा इसी तरीके से क्यू कॉस बी आई कैप माइनस क्यू साइन बी जे कैप। कंपोनेंट करना आता है आप लोगों को? ये कंपोनेंट समझ में आया कि नहीं आया? एक बार सब लोग बता दोगे अभी तक समझ में आया कि नहीं आया, मैं क्या कर रहा हूँ? Yes, sir. बाकी लोग सो रहे हैं? Yes, sir. Yes, अच्छा sir. अच्छा, बाकी सब लोग सो रहे हैं? यस सर, यस सर, यस। यस सर। सो नहीं रहे हैं? अच्छा, तो मुझे a प्लस बी का कॉस चाहिए था, तो मैंने बोला लेट्स फाइंड द डॉट प्रोडक्ट ऑफ p वेक्टर एंड q वेक्टर। जैसे ही मैंने p वेक्टर और q वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट लिखने की कोशिश की, ये आई कैप वाले आई कैप से मल्टीप्लाई हो जाएंगे, जे कैप वाले जे कैप से मल्टीप्लाई हो जाएंगे। क्या बचेगा? पी क्यू कॉस ए कॉस बी माइनस पी क्यू साइन ए साइन बी। बट पी वेक्टर और क्यू वेक्टर है कितना? पी क्यू कॉस ए प्लस बी। ये हो गया पी क्यू कॉस ए प्लस बी इज इक्वल टू, इन दोनों से पी क्यू कॉमन ले लेते हैं, तो पी क्यू इंटू कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। पी क्यू ने पी क्यू को कैंसिल कर दिया, तो क्या बचा? कॉस ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। समझ में आया कि नहीं आया? तो वेक्टर का यूज करके हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री का सबसे बेसिक, वन ऑफ द मोस्ट बेसिक फॉर्मूला हमने डिराइव कर लिया, है ना। जो 11th क्लास में जो सबसे बेसिक फॉर्मूले पढ़े थे, उनमें से एक फॉर्मूला तो ऐसे डिराइव हो गया। आप बिल्कुल सिमिलर तरीके से कॉस ऑफ ए माइनस भी डिराइव कर सकते थे। इधर ए ले लेते, बी क्यू को भी ऊपर ले लेते, ऐसे रहते, इधर पी वेक्टर इधर क्यू वेक्टर, ये वाला एंगल ए, ये वाला एंगल बी, तो दोनों के बीच का एंगल कितना हो जाता है? ए माइनस बी। तो इस तरीके से आप डॉट प्रोडक्ट का यूज करते हुए ही कॉस ऑफ ए माइनस बी भी निकाल लेते। ठीक है, अब आप लोग एक काम करिएगा, आपके मेरी तरफ से होमवर्क है कि साइन ऑफ ए प्लस बी और साइन ऑफ ए माइनस बी, इन दोनों का फॉर्मूला भी आप डिराइव करके लाएंगे यूजिंग वेक्टर्स। नेक्स्ट क्लास में आप लोग इन दोनों का फॉर्मूला डिराइव करेंगे, और मैं आप सब लोगों से एक बार स्क्रीनशॉट इसकी मंगवा लूंगा जब मैं क्लास शुरू करूंगा। तो ठीक है बेटा, उससे पहले आप लोग स्क्रीनशॉट लेके, मतलब स्क्रीनशॉट बोलो, फोटो लेके आप मेरे को व्हाट्सअप कर दोगे सब लोग। ओके, तो डॉट प्रोडक्ट पे काफी कुछ चर्चा हुई। डॉट प्रोडक्ट पे हमने देखा डॉट प्रोडक्ट होता क्या है। होता है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, जिसको हम प्रोजेक्शन के फॉर्म में भी निकाल सकते हैं।
इसका यूज करके हम लोग दो वेक्टर्स जो कि परपेंडिकुलर, उनकी दो वेक्टर्स के परपेंडिकुलर होने की कंडीशन निकाल सकते हैं, दो वेक्टर्स को परपेंडिकुलर प्रूव कर सकते हैं, हम दो वेक्टर्स के बीच का एंगल निकाल सकते हैं, हम एक वेक्टर का दूसरे वेक्टर के लॉन्ग कंपोनेंट निकाल सकते हैं। ये सारी हरकतें हम लोग डॉट प्रोडक्ट का यूज करके कर सकते हैं। हमने देखा कि अगर कंपोनेंट फॉर्म में ऑलरेडी वेक्टर्स दे रखे हैं तो डॉट प्रोडक्ट कितना ज़्यादा आसान है। सीधे सीधे आई कैप को वाले को आई कैप वाले से मल्टीप्लाई कर दो, जे कैप वाले को जे कैप वाले से मल्टीप्लाई कर दो। पर एक चीज़ का ध्यान रखना है, मल्टीप्लाई करने के बाद आई कैप और जे कैप नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे? क्योंकि यार मल्टीप्लीकेशन होने के बाद तो डॉट प्रोडक्ट है तो स्केलर मिलेगा ना, आंसर में आई कैप जे कैप की कोई जगह नहीं है। ठीक है, उसी कंपोनेंट फॉर्म का यूज करके हम लोग सॉरी अगर हमें वेक्टर कंपोनेंट फॉर्म में दे रखें तो हम इसी डॉट प्रोडक्ट का यूज करके दोनों के बीच का एंगल, एक का कंपोनेंट दूसरे के लॉन्ग, वगैरह वगैरह चीजें निकाल पा रहे हैं। ओके, तो अब हमारा अगला टॉपिक है क्रॉस प्रोडक्ट या फिर वेक्टर प्रोडक्ट। यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, ये ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर लिख दिया, इसको लिखना चाहिए ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। अब थोड़ा सा आप लोगों को आदत डालना भी बहुत जरूरी है। होता क्या है, इतना कुछ पढ़ने के बाद भी, इतना कुछ देखने के बाद भी, इतना कुछ सुनने के बाद भी आप लोग क्या करते हो, आप लोगों को लिखा होता है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, आप बोलते हो ए इंटू बी, फिर लिखा रहता है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, इसको ही बोलते हैं ए इंटू बी। कई लोग तो इसको भी ए बी बोलते हैं, इसको भी ए बी बोल देते हैं। ये गलत है, आदत डालिए। इसको पढ़ेंगे क्या, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, इसको पढ़ेंगे क्या, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ठीक है, आदत डालिए इस चीज़ की। मैं गलती से भी उल्टा नहीं बोलता, ठीक है, उस चीज़ की आदत होनी चाहिए आपके, मतलब ऐसी चीज़ों में करोगे तो कभी कम्युनिकेट ही नहीं कर पाओगे ना लोगों के साथ, कम्युनिकेशन कभी क्लियर नहीं हो पाएगी। तो ये हमेशा क्या बोलोगे इसको, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, इसको हमेशा क्या बोलोगे, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। तो दो वेक्टर प्रोडक्ट होता है दो वेक्टर्स का, ए वेक्टर और बी वेक्टर का वेक्टर प्रोडक्ट कैसे मिलता है, इसको लिख रिप्रेजेंट करते हैं ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर से। अब क्योंकि आपका जो आंसर है वो एक वेक्टर है, इसका नाम दे दिया गया वेक्टर प्रोडक्ट। और क्योंकि ये आंसर वेक्टर है, इसके पास दो चीजें होंगी, एक होगा मैग्नीट्यूड और एक होगा डायरेक्शन। ये मेरे पास ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है। अगर मुझे ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर निकालना है तो उसका जो मैग्नीट्यूड होता है दैट इज सिंपली ए बी साइन थीटा। क्या होता है, ए बी साइन थीटा। वहां पे क्या था, ए बी कॉस थीटा, यहाँ क्या है ए बी साइन थीटा। कैसे, बी के दो कंपोनेंट थे, एक था बी कॉस थीटा और दूसरा था बी साइन थीटा। जब b का वो कंपोनेंट a से मल्टीप्लाई हो गया जो a के अलोंग है, द कंपोनेंट ऑफ b अलोंग a मल्टीप्लाइड बाय a जब हुआ तो हुआ डॉट प्रोडक्ट। और क्रॉस प्रोडक्ट में क्या होता है, a मल्टीप्लाइड बाय कंपोनेंट ऑफ b परपेंडिकुलर टू a वेक्टर मल्टीप्लाइड बाय कंपोनेंट ऑफ b वेक्टर परपेंडिकुलर टू a वेक्टर, so दैट इज a इंटू बी साइन थीटा। ठीक है, तो ये इस तरीके से मैग्नीट्यूड निकलता है। इसका डायरेक्शन कैसे निकलेगा, डायरेक्शन जो है, द डायरेक्शन is perpendicular to both a vector and b vector, that is perpendicular to plane of a vector and b vector। a वेक्टर और b वेक्टर के प्लेन के परपेंडिकुलर हो जाएगा, दोनों वेक्टर्स के परपेंडिकुलर होगा। मतलब जो आंसर होगा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इस डायग्राम में, वो ए के भी परपेंडिकुलर है, बी के भी परपेंडिकुलर है। अब ऐसी टोटल दो डायरेक्शन पॉसिबल है, एक वो जो इस प्लेन के बाहर की तरफ हो, एक वो जो प्लेन के अंदर की तरफ। तो अब इन दो में से एक सिलेक्ट करनी है। सिलेक्टेड बाय यूजिंग राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल का यूज करके ही आप इसको सिलेक्ट कर पाओगे, और कोई तरीका नहीं है। ठीक है बेटा, कैसे होगा राइट हैंड थंब रूल, अगर आपको ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर करना है तो अपने फिंगर्स को ए वेक्टर की तरफ रखिए, सच दैट जब वो फोल्ड हो तो बी की तरफ जाए। मैं
फिर से यहाँ पर बहुत अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा इस चीज़ को, क्योंकि वीडियो में थोड़ा दिक्कत होता है। बट मैंने फिंगर्स को ए की तरफ रखा सच दैट फोल्ड होकर बी की तरफ आए। ऐसे में मेरा जो थंब है वो बाहर की तरफ पॉइंट कर रहा है, इसलिए वेक्टर जो आंसर होगा इस केस में वो बाहर की तरफ होगा, इस प्लेन के बाहर की तरफ होगा। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बाहर की तरफ होगा। बट एट द सेम टाइम अगर मैं बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर करूंगा तो पहले फिंगर्स को बी की तरफ रखूंगा सच दैट वो फोल्ड होकर ए की तरफ आए, इसलिए आंसर जो है मेरा वो अंदर की तरफ आ जाएगा, प्लेन के अंदर की तरफ हो जाएगा। क्योंकि हम लोग दूर दूर बैठे हैं, वीडियो के माध्यम से कम्युनिकेट कर रहे हैं, मैं आपको बार बार अर्ज करूंगा कि प्लीज़ इस चीज़ का जो मैं वर्ड्स बोल रहा हूँ उन वर्ड्स को फॉलो करते हुए खुद से प्रैक्टिस करने की कोशिश करिए। नहीं होता है तो मुझसे डाउट पूछिए अभी के अभी, नहीं तो फिर ये राइट हैंड थंब रूल यूज करते हुए डायरेक्शन वगैरह निकालने वाला जो फंडा है ना, वो क्लास में भी कई बार देखता हूँ बच्चों को बहुत दिक्कत होती है, वीडियो में तो पता नहीं क्या करोगे आप लोग। ठीक है, तो प्लीज़ इसको ट्राई करिए, नहीं तो दिक्कत होगी, लॉन्ग टर्म में दिक्कत रह जाएगी, क्योंकि इसकी ज़रूरत बहुत ज़्यादा होने वाली है। आपको ये चीज़ें पढ़ाई इसलिए जा रही है क्योंकि लॉन्ग टर्म में इसका यूज़ होगा, शॉर्ट टर्म में तो अभी तो मैं पढ़ा दूंगा, उसके बाद अगली बार यूज़ शायद 2 महीने बाद होगा ये। ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट का यूज़ तुरंत नहीं है, कुछ दिनों बाद ही है, बट ठीक है। किसी को दिक्कत नहीं है? चलो फिर आगे बढ़ते हैं। ट्राई करके देखा आप लोगों ने? Yes, sir. अच्छा तो मुझे बताओ, Yes, sir. ये एक वेक्टर है ए वेक्टर, ये दूसरा वेक्टर है बी वेक्टर, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का डायरेक्शन किधर होगा? Inverse. Inside the page. पेज के अंदर की तरफ होगा, ठीक है। Inside the page. ठीक है बेटा, so the direction is given by right hand thumb rule, direction perpendicular to both vectors and it is given by right hand thumb rule. नेक्स्ट है इसकी कुछ प्रॉपर्टीज। सो vector product of two vectors is always orthogonal to both vectors, that is normal to plane containing the two vectors। ये तो अपन लोग ऑलरेडी देख चुके हैं, है ना। वेक्टर प्रोडक्ट इज नॉट कम्यूटेटिव, मतलब कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज नॉट इक्वल टू बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। In fact, a vector cross b vector is equal to minus times b vector cross a vector। देखो दोनों का मैग्नीट्यूड तो इक्वली होने वाला है, ए बी साइन थीटा ए बी साइन थीटा, ये हो जाएगा ए बी साइन थीटा, ये हो जाएगा बी ए साइन थीटा। पर क्योंकि राइट हैंड थंब रूल से डायरेक्शन मिलेगा, दोनों का डायरेक्शन अपोजिट आएगा, इसलिए कह रहा हूँ कि इनमें से ये दोनों वेक्टर्स एक दूसरे के नेगेटिव वेक्टर हैं। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज नेगेटिव ऑफ बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। ठीक है, अगर ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लेन के बाहर आएगा तो बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर प्लेन के अंदर की तरफ आएगा। नेक्स्ट है वेक्टर प्रोडक्ट इज नॉट डिस्ट्रीब्यूटिव, ये गलत है। वेक्टर प्रोडक्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव, कम्यूटेटिव नहीं है बट डिस्ट्रीब्यूटिव है। कहने का मतलब ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर जो होता है दैट इज इक्वल टू ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर होता है, ये सही है। बट वी हैव टू स्ट्रिक्टली मेंटेन द करेक्ट ऑर्डर ऑफ वेक्टर्स, strictly maintaining the order। मतलब ए पहले था तो ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी होगा, ऐसा नहीं कि ए क्रॉस बी प्लस सी क्रॉस ए कर दिया, वो सब अलाउड नहीं है। ठीक है, ऑर्डर को सही से मेंटेन करना होगा, तब आप ये काम कर सकते हो। नेक्स्ट है ए क्रॉस बी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है उसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी? तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी, देखिए दैट इज इक्वल टू ए क्रॉस बी होता कितना है, ए बी साइन थीटा, इसकी मैक्सिमम वैल्यू दैट इज सिंपली इक्वल टू ए बी व्हेन थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। मतलब दो वेक्टर्स अगर म्यूचुअली परपेंडिकुलर है उस केस में क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड मैक्सिमम होता है। ठीक है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर की मिनिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी,
ये हो जाएगा 0 व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट मिनिमम कितना होगा 0 जब थीटा 0 होगा, और क्रॉस प्रोडक्ट मैक्सिमम कितना होगा ये भी जब थीटा 90 डिग्री होगा तब। इसमें कुछ खास बड़ी बात नहीं है, बस ध्यान रखना जरूरी है कि क्रॉस प्रोडक्ट मैक्सिमम कब होता है जब वेक्टर्स परपेंडिकुलर हो, और अगर वेक्टर्स गलती से पैरेलल हो जाए तो ऐसे में क्रॉस प्रोडक्ट 0 हो जाता है। नेक्स्ट है सेल्फ क्रॉस प्रोडक्ट। ए वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, इट इज ऑलवेज गोइंग टू बी 0। क्यों? दोनों के बीच का एंगल कितना है 0 डिग्री। ए साइन 0 डिग्री दैट इज 0। नेक्स्ट है सेल्फ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर्स, मतलब कि आई कैप क्रॉस आई कैप इज 0, जे कैप क्रॉस जे कैप इज ऑल्सो 0, के कैप क्रॉस के कैप इज ऑल्सो 0। ठीक है, इसके बाद क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स, मतलब कि हम बात कर रहे हैं आई कैप क्रॉस जे कैप की और जे कैप क्रॉस आई कैप की। हम बात कर रहे हैं जे कैप क्रॉस के कैप की और के कैप क्रॉस जे कैप की। हम बात कर रहे हैं के कैप क्रॉस आई कैप की और आई कैप क्रॉस के कैप की। तो आई क्रॉस जे होता है के कैप, जे क्रॉस के होता है आई कैप, के क्रॉस आई होता है जे कैप, जे क्रॉस आई होता है माइनस के कैप, के क्रॉस जे होता है माइनस आई कैप, और आई क्रॉस के होता है माइनस जे कैप। अब आप बोलोगे सर इतना तो याद रहने से रहा है, हम करेंगे कैसे? इतनी सारी चीज़ें हम याद रहेगी ही नहीं, रहेगा तो कन्फ्यूजन हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगी सर, ऐसे तो दिक्कत है। तो इसको याद रखने के लिए काम करो, जैसे हम लोग ऐसे बनाते ना, इधर एक्स एक्सिस, इधर वाई एक्सिस और इधर जेड एक्सिस, ऐसे लिखते हैं, ऐसे ही आप लिख लो सिर्फ आई कैप, जे कैप और के कैप को। ठीक है, तो आई क्रॉस जे होता है के, जे क्रॉस के होता है आई, और के क्रॉस आई होता है जे। ठीक है, अगर उल्टा हो जाए, जे क्रॉस आई हो जाए तो माइनस के, आई क्रॉस के हो जाए तो माइनस जे, के क्रॉस जे हो जाए तो माइनस आई। ठीक है, तो ये जो डायरेक्शन है एंटी क्लॉकवाइज, दिस इज योर पॉजिटिव डायरेक्शन, उल्टा आ जाओगे तो नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, याद रहेगा। इसको आप देखिए खुद से करना है, अ, अपने एक्स वाई जेड एक्सिस ड्रॉ करिए एंड वेरीफाई करिए कि जो मैंने यहाँ लिखा है वो सब सही है या गलत है, यूजिंग राइट हैंड थंब रूल। ये आप खुद से करेंगे आफ्टर द क्लास, और अगर किसी ने देखा, किसी ने ये पाया कि मैंने गलत पढ़ाया है, तो तुरंत ग्रुप में मुझे बता देंगे कि सर आपने गलत पढ़ाया है। और ऐसा हो सकता है, मैं ये काम कर चुका हूँ, कई बार कर चुका हूँ कि गलत पढ़ा देता हूँ, छोड़ देता हूँ, बच्चे अगली क्लास में आके बताते हैं सर आपने कुछ गड़बड़ की थी, मैं बोलता हाँ जानबूझ के किया था। ठीक है, तो आगे है क्रॉस प्रोडक्ट इन कंपोनेंट फॉर्म। ठीक है, कंपोनेंट फॉर्म में क्रॉस प्रोडक्ट, तो मेरे पास ए वेक्टर इज इक्वल टू ए वन आई कैप प्लस ए टू जे कैप प्लस ए थ्री के कैप है, बी वेक्टर इज इक्वल टू बी वन आई कैप प्लस बी टू जे कैप प्लस बी थ्री के कैप है। मैं इसका क्रॉस प्रोडक्ट करूंगा एकदम क्रूड फॉर्म में, एकदम बेसिक से, एकदम जीरो से। ठीक है, तो कैसे करूंगा मैं? इसको इसके साथ क्रॉस प्रोडक्ट करूंगा, इसको इसके साथ क्रॉस प्रोडक्ट करूंगा, इसको इसके साथ क्रॉस प्रोडक्ट करूंगा, फिर इसको इसके साथ क्रॉस प्रोडक्ट करूंगा, इसको इसके साथ क्रॉस प्रोडक्ट करूंगा, इसका इसके साथ क्रॉस प्रोडक्ट करूंगा, एंड देन इन दोनों का और इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करूंगा, सबको जोड़ दूंगा। लेट्स ट्राई इट कि कितना लंबा होता है। ए वन आई कैप क्रॉस बी वन आई कैप, आई कैप क्रॉस प्रोडक्ट 0। चलो बहुत बढ़िया। ए वन आई कैप क्रॉस बी टू जे कैप, तो ए वन बी टू तो हो गया, आई कैप क्रॉस जे कैप इज के कैप, ए वन आई कैप क्रॉस बी थ्री के कैप, कितना हो जाएगा? ये क्या होगा कैमरा को, एक मिनट रुकिए।
चलो भाई, कैमरे की बैटरी खत्म हो गई, बाकी क्लास ऐसे ही चलेगी जैसे चल रही है, ठीक है। क्या हो जाएगा, A1 B2 के कैप हो जाएगा। ओके, अब A1 I कैप क्रॉस B3 के कैप, आई कैप क्रॉस के कैप है तो माइनस जे कैप आएगा, तो माइनस A1 B3 जे कैप। इसी तरीके से आप टोटल 9 मल्टीप्लीकेशन करोगे, ठीक है, और सबको लिखते जाओगे। समझ में आ रही बात? तो मैं पूरा नहीं करा रहा हूँ, आगे का आप लोग खुद से करोगे। मैं आपको सेम आंसर अचीव करने का दूसरा तरीका बता रहा हूँ, ठीक है। तो जो दूसरा तरीका है उसके लिए हम यूज करते हैं डिटर्मिनेंट। अब आपको डिटर्मिनेंट क्या होता है आइडिया भी नहीं है, और अभी जानने की जरूरत भी नहीं है। मैथ्स में प्रॉपरली पूरा चैप्टर है, 11th क्लास में भी है शायद आधा, और 12th क्लास में भी है आधा, ये ठीक से नहीं आलू, ये सिलेबस काफ़ी चेंज हुए हैं। बट मेरे ख्याल से थोड़ा 11th में, थोड़ा सा 12th में करके डिटर्मिनेंट और मैट्रिसेस करके एक चैप्टर है। जब आप वो पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि डिटर्मिनेंट के और भी बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं। पर अभी मैं यहाँ पे सिर्फ आपको एक एप्लीकेशन पढ़ा रहा हूँ, एप्लीकेशन बता रहा हूँ। वो एप्लीकेशन है दो वेक्टर्स को कैसे हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं। जो आपके पास ए वेक्टर था A1 I कैप प्लस A2 J कैप प्लस A3 K कैप, और जो बी वेक्टर था B1 I कैप प्लस B2 J कैप प्लस B3 K कैप। तो ऐसे में आप लिख सकते हो कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू आई कैप जे कैप के कैप। अब क्योंकि ए क्रॉस बी है इसलिए ए वेक्टर वाली बातें ऊपर आएंगी, बी वेक्टर वाली बातें नीचे आएंगी। इधर आ जाएगा A1 A2 A3 B1 B2 B3। देखो ये डिटर्मिनेंट है, ये अपने आप में एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है जिसमें ये सारे 9 टर्म्स यूज हो रहे हैं। इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग होता है कुछ ऐसे, दिस इज इक्वल टू, क्या करेंगे हम लोगों को पता है जो भी आंसर आएगा उसमें कुछ कोएफिशिएंट आएंगे आई कैप के, कुछ कोएफिशिएंट आएंगे जे कैप के, कुछ कोएफिशिएंट आएंगे के कैप। हम निकालने की कोशिश करेंगे कि आई कैप का कोएफिशिएंट कितना है, जे कैप का कोएफिशिएंट कितना है, और के कैप का कोएफिशिएंट कितना है। तो आई कैप का जो कोएफिशिएंट आएगा वो ऐसे लिखा जाता है इस डिटर्मिनेंट से, आई कैप का कॉलम और आई कैप का रो ढक दो, इन दोनों को ढक दो। क्या बचा, बचा ये A2 A3 B2 B3, है ना। तो इसमें एक काम करो, A2 इंटू B3 माइनस A3 इंटू B2, इस तरीके से काम करना है। A2 B3 माइनस A3 B2 हमने लिखा, आई कैप इंटू A2 B3 माइनस A3 B2, ठीक है। फिर जे कैप का कोएफिशिएंट लिखेंगे, तो जे कैप के साथ क्या करेंगे, सेम काम करेंगे, सेम कारनामा करेंगे, इसका भी कॉलम और रो ढक देंगे। क्या बचा, A1 B3 माइनस A3 B1 दिख रहा है, उसी तरीके से आप लोगों को दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, बता दो। A1 B3 माइनस A3 B1 दिख रहा है, Yes, sir. तो वही लिख देंगे, जे कैप इंटू A1 B3 माइनस A3 B1। फिर के कैप का कोएफिशिएंट लिखना है, तो के कैप मल्टीप्लाइड बाय के कैप का कॉलम और के कैप का रो ढक दिया, ठीक है। क्या दिख रहा है, कोई भी एक आंसर दे दो। ऋतिक राज आप आंसर दो। ऋतिक राज कहाँ गए, ओके। आयुषी कुमारी आप बताइए। Sir, A1 B2 minus A2 B1. हाँ, दिख रहा है A1 B2 माइनस A2 B1। Yes, sir. ऋतिक आपको दिख रहा है अभी कि अभी भी नहीं दिख रहा, आपकी आवाज नहीं आ रही, चलो ठीक है। A1 B2 माइनस A2 B1 कैसे, ये सब तो ढका हुआ था, A1 B2 माइनस A2 B1।
तो क्या हो गया A1 B2 माइनस A2 B1। अब इसमें थोड़ी सी एक ट्रिक बच गई, आई कैप के साथ वाला पॉजिटिव रहेगा, के कैप के साथ वाला पॉजिटिव रहेगा, लेकिन ये बीच वाला नेगेटिव आ जाएगा। बेसिकली इसमें क्या होता है, इधर प्लस इधर माइनस इधर प्लस, ये अपने दिमाग में होता है, लिखा नहीं जाता है, ये आपके दिमाग में होना चाहिए, इधर प्लस इधर माइनस इधर प्लस। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा डिटर्मिनेंट खुलता है और ये हमारा आंसर हो जाता है। दिस इज स्लाइटली लेस इन्वॉल्विंग देन जो हम पहले कर रहे थे, बट मेहनत इसमें भी करनी पड़ती है, बस इसमें एरर के चांसेस थोड़े कम हो जाते हैं। ठीक है, समझ में आई बात? आज के लिए मैं बस यहीं पर रोक दे रहा हूँ गाड़ी, इसके आगे इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, तो ये वाला जो पार्ट था आखिरी वाला, इसको एक बार आप लोग दोबारा से, जिसको भी थोड़ा दिक्कत हुआ, दोबारा से एक बार वीडियो चला के पढ़ लेंगे, जब एक बार वीडियो अपलोड हो जाएगा उसके बाद। ठीक है बेटा, अभी के लिए क्लास ओवर है, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, टाटा बाय बाय, थैंक यू सर। Thank थैंक you, यू sir. ऑल, Thank you, sir. थैंक Thank यू you, sir. थैंक यू बेटा।